एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 में बुक का ही क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है ना, उसी टाइप का ये है। करना कैसे है, बोल रहा है क्या कि ए जो है बी के साथ सरल भेद में है, फिर बी जो है वो सी के साथ सरल भेद में। तो दिखाना है कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब जो है ये जो है ए बी सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के साथ सरल भेद में होगा। लिखने की जगह नहीं है, मतलब ये इतना इंटू इतना के साथ सरल भेद में होगा। तो बोल रहा है क्या कि ए जो है बी के साथ सरल भेद में है और बी सी के साथ सरल भेद में है। तो हमको दिखाना है कि ये इन पूरे के साथ सरल भेद में होगा, है ना। तो कैसे दिखाएंगे, ये जो है पूरी तरह से इस पूरे के साथ सरल भेद में होगा। कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो दिखाने के लिए हम लोग तो ये बात जानते हैं कि ये इसके साथ सरल भेद में तभी होगा, है ना। ये इसके साथ सरल भेद में तभी होगा जब इसका और इसका रेशियो निकाला जाए और अनुपात क्या हो जाए हमारा स्थिर हो जाए। मतलब इसका और इस पूरे का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं और रेशियो निकालेंगे और निकाल करके अगर पाते हैं क्या इसके रेशियो का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही नज़र आ रहा है, कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का रेशियो का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा, कांस्टेंट टर्म आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ रहा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मेरा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में, सरल भेद में। लेकिन इसके साथ इसका सरल भेद दिखाने के लिए इन दोनों का अनुपात निकालेंगे जब, तो अनुपात निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ वैल्यू पता होना चाहिए। ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये जो वेरिएशन दिया हुआ है, इसी वेरिएशन से हम लोग वो वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से, हम लोग जानते हैं कि वेरिएशन को जब तोड़ते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो ए वेरिएशन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, बी यहाँ पे लिख देंगे के एक स्थिरांक है, के इज अ कांस्टेंट। तो ए का वैल्यू मेरा मिल गया के बी। अच्छा, फिर यहाँ पे भी जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो वेरिएशन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग k1 से ले रहे हैं, इस कांस्टेंट को हम k1 ले रहे हैं क्योंकि दोनों में तो सेम कांस्टेंट बैठ नहीं सकता है। तो k1 c हो गया, यहाँ पे लिख दें कि k1 एक स्थिरांक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू के बी और b इक्वल टू k1 c दिख रहा है, तो यहाँ पे जो b दिख रहा है उसी b का वैल्यू यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे, इस b के वैल्यू को ला करके यहाँ पे b की जगह पे पुटअप कर देंगे। तो a इक्वल टू के इंटू बी का वैल्यू हो गया मेरा k1 से, पुटअप कर देंगे तो ये पूरी तरह से हो जाएगा a इक्वल टू के इंटू k1 से। ये हो गया मेरा a का वैल्यू और b का वैल्यू ये हो गया। अगर हमको सम जब बनाएंगे और सम बनाते वक्त जहाँ जहाँ a दिखेगा a का वैल्यू ये पुटअप होगा और b की जगह पे ये पुटअप करेंगे। अब a की जगह पे ये वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि सारा का सारा फॉर्म k1c के फॉर्म में रहेगा, k1c और k1c के फॉर्म में ही रहेगा। तो कॉमन लेना या काटना या फिर सॉल्व करना बहुत ही आसान रहेगा। तो क्या करेंगे, ये मेरा एक रिलेशन निकल गया। अब हमको दिखाना है कि ये इस पूरे के साथ सरल भेद में है। मतलब ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब के साथ ए बी सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये मेरा सरल भेद में है। ये हमको दिखाना है कि इस पूरे के साथ ये वाला पार्ट मेरा क्या है, सरल भेद में, ये हमको दिखाना है। तो ये वाला पार्ट इस पूरे के साथ सरल भेद में डायरेक्ट वेरिएशन में कब होगा, जब इन दोनों का रेशियो निकाला जाए और रेशियो निकाल करके देखा जाए कि इसका रेशियो का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर इसके रेशियो का वैल्यू पूरी तरह से कांस्टेंट आए, कांस्टेंट टर्म आए, उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट नजर आए और उसके सिवा कुछ ना नजर आए, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का रेशियो का वैल्यू कांस्टेंट आया। मतलब इन दोनों के रेशियो का वैल्यू कांस्टेंट तभी आता है जब ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में, सरल भेद में। तो लिखा जाए कि यह दिखाने के लिए हमें ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब बाई
ए बी सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस पूरे का मतलब ये हो गया एक रेशियो। इस रेशियो का मान क्या दिखाना होगा? स्थिरांक दिखाना होगा। अगर इसके पूरे रेशियो का वैल्यू अगर हम लोग स्थिरांक दिखा देते हैं, कांस्टेंट ही कांस्टेंट उसमें नजर आए, स्थिरांक का पद नजर आए, तो हम कहेंगे कि ये इसके साथ सरल भेद में। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं इसके वैल्यू को निकालें। ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब बाई ए बी सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ पर अब इस वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। जहाँ जहाँ ए दिख रहा है की जगह ये और बी की जगह पे ये पुटअप करेंगे। तो ए की जगह पे K1C, K1C, यहाँ पे ए की जगह पे पुटअप हो गया उसका क्यूब इंटू बी क्यूब, बी का वैल्यू हो गया मेरा K1C उसका क्यूब प्लस बी की जगह पे हो जाएगा K1C उसका क्यूब, फिर सी का यहाँ पे वैल्यू कहीं नहीं दिख रहा, फिर सी को जैसा वैसे छोड़ देंगे, फिर प्लस सी क्यूब, सी का वैल्यू नहीं दिख रहा उसी तरह छोड़ के, फिर ए क्यूब, तो ए का वैल्यू मेरा K1C है, उसको उसी तरह पुटअप कर दिए बाय। अब नीचे फिर इन सब का वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ए का वैल्यू हो गया मेरा K1C इंटू बी का वैल्यू K1C इंटू सी का तो वैल्यू नहीं है तो ये उसी तरह छोड़ दिए। फिर अंदर में ये ए क्यूब दिख रहा है, तो ए क्यूब का वैल्यू हो गया मेरा K1C इसका क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का वैल्यू मेरा दिख रहा है वहाँ पे K1C, ये पुटअप कर दे उसका क्यूब प्लस सी क्यूब, सी का वैल्यू नहीं है जैसा वैसे छोड़ दिए। फिर अब ऊपर पढ़ेंगे और पढ़ के हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। ये जब टूटेगा तो K1C का क्यूब जब निकलेगा तो ये बन जाएगा मेरा K क्यूब K1 क्यूब C क्यूब प्लस ये जब टूटेगा ये जब टूटेगा, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, है ना, इसको हम ये कर रहे हैं पहले इसको, तो इन सब के वैल्यू को हम लोग इधर लिखेंगे। तो K1C का क्यूब जब टूटेगा तो ये बन जाएगा मेरा K क्यूब K1 क्यूब C क्यूब इंटू K1C का क्यूब जब टूटेगा तो ये भी बन जाएगा K1 क्यूब C क्यूब प्लस K1C का क्यूब जब टूटेगा तो ये बन जाएगा K1 क्यूब C क्यूब इंटू ये C क्यूब, फिर प्लस ये जाएगा मेरा C क्यूब इंटू K क्यूब K1 क्यूब C क्यूब, ये हो गया मेरा, ये जब ब्रेक होगा तो, है ना, सी क्यूब जब इसका जब क्यूब निकलेगा तो इतना हो गया। फिर नीचे वाले का हो जाएगा, नीचे वाले में बाहर का सारा इंटू करेगा तो के जैसा था वैसे रहा, K1 और ये K1 इंटू करके K1 स्क्वायर बन गया मेरा इंटू सी, तीनों इंटू करके बन जा रहा सी क्यूब। अंदर ये जब मेरा ब्रेक होगा अंदर ही अंदर तो ये हो जाएगा मेरा क्या K क्यूब K1 क्यूब C क्यूब, ये अगर ब्रेक होगा तो फिर प्लस, फिर ये वाला ब्रेक होगा तो K1 क्यूब और C क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस ये C क्यूब। अब ऊपर वाला जो इंटू हो रहा पहले उसको इंटू कर देंगे, तो ऊपर में अगर मेरा इंटू हो रहा है तो ये K क्यूब जैसा था वैसे रह गया, ये K1 क्यूब और ये K1 क्यूब इंटू होकर के K1 का पावर 6 हो जाएगा, फिर ये C क्यूब और ये C क्यूब इंटू होकर के 6 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा मेरा K1 क्यूब C क्यूब से ये C क्यूब का इंटू होकर के C6 हो जाएगा, प्लस ये K क्यूब जैसा था इसी रहा, K1 क्यूब भी जैसा था इसी रहा, ये C क्यूब और ये C क्यूब इंटू होकर के C6 बन गया। फिर नीचे में बाहर वाला जैसा था मेरा वैसे रह गया, अंदर से मेरा कॉमन जा रहा है क्या, सिर्फ और सिर्फ C क्यूब मेरा अंदर से कॉमन जा रहा है, तो C क्यूब को हम कॉमन ले ली, तो यहाँ पे बच गया मेरा K क्यूब K1 क्यूब प्लस यहाँ से बच गया K1 क्यूब प्लस यहाँ से C क्यूब निकल गया तो बच गया सिर्फ और सिर्फ ऊपर। फिर ऊपर मेरा C6 कॉमन चला जा रहा है, ऊपर में C6 कॉमन जा रहा है और साथ ही साथ K1 क्यूब भी कॉमन जा रहा है ऊपर में। अगर गौर से देखा जाए तो K1 क्यूब तीनों में दिख रहा और C6 तीनों में दिख रहा, तो K1 क्यूब कॉमन गया और C6 कॉमन चला गया ऊपर में, तो यहाँ पे बच गया K क्यूब, K1 क्यूब निकल जाएगा K1 6 से, तो K1 क्यूब बचेगा, C6 नहीं बचेगा, प्लस K1 क्यूब और C6 निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पे K क्यूब बचेगा और कुछ नहीं बचेगा क्योंकि K1 क्यूब और C6 पूरा बाहर निकल गया।
बाहर में ये सारा का सारा मेरा इंटू कर जा रहा है, तो ये जब इंटू करेगा ये k1 स्क्वायर बन जाएगा और सी क्यूब और ये सी क्यूब इंटू होकर के मेरा c6 बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा k क्यूब k1 क्यूब प्लस k1 क्यूब प्लस 1। क्लियर। अब इसमें जो कटेगा हम काट देंगे, जैसे ये c6 और c6 कट गया, k1 स्क्वायर से ये k1 क्यूब कटेगा तो ये k1 ऊपर में बच जाएगा और कुछ नहीं कटा और कुछ बचा भी नहीं। यहाँ पे ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों अलग अलग है तो कटेगा भी नहीं। ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है, लेकिन k क्यूब यहाँ पे है तो यहाँ पे k1 क्यूब है, मतलब नहीं कटेगा। तो बाकी जो कटना था काट दिया। अब काटने के बाद यहाँ पे क्या बच गया मेरा, k1 इंटू k क्यूब k1 क्यूब प्लस k क्यूब प्लस 1, मतलब 1 को हम साइड में लिख दिए। फिर नीचे वाले में भी बाहर यहाँ बच गया k, यहाँ पे हो जाएगा k क्यूब k1 क्यूब प्लस k1 क्यूब प्लस 1। देखा जाए तो ऊपर में जो पार्ट बचा और नीचे में जो पार्ट बचा दोनों पार्ट सेम नहीं है तो काट ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब हम इन दोनों का जब रेशियो निकाले, इन दोनों का रेशियो का जब वैल्यू निकाले, वैल्यू पुटअप करते 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 लास्ट में यहाँ पे आकर के सॉल्व मेरा रुक गया। ये बता रहा कि यहीं तक मेरा सॉल्व हो गया, मतलब इन दोनों के रेशियो का वैल्यू यहाँ तक निकला। तो दोनों के रेशियो का वैल्यू यहाँ तक निकला, इसका मतलब देखेंगे कि इन दोनों का रेशियो का मान कितना आ रहा है। जो भी आ रहा वो क्या सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट नजर आ रहा। तो देखे जरा, k तो कांस्टेंट था पहले माने थे, k1 भी कांस्टेंट था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ k और k1 और 1 के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा। और कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या? यहाँ पे a b c 3 वेरिएबल था, तो a b c में कोई भी वेरिएबल यहाँ दिख रहा नहीं। जो पार्ट दिख रहा सिर्फ और सिर्फ हमको कांस्टेंट ही कांस्टेंट दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही नजर आ रहा है। कांस्टेंट के सिवा, स्थिरांक के सिवा और कुछ नहीं नजर आ रहा। तो कहने का मतलब इन दोनों का जब रेशियो निकाला गया तो रेशियो निकल के मेरा क्या आ गया, स्थिरांक पद आ गया। स्थिरांक है, सिर्फ स्थिरांक ही लिख सकते हैं, तो स्थिरांक हो गया। ये सारा का सारा जो टर्म आया मेरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का टर्म है, स्थिरांक आ गया। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि इन दोनों का जब रेशियो निकाले तो इसके रेशियो का पूरा वैल्यू जो भी आया वो कांस्टेंट ही नजर आया, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट नजर आ रहा है, उसमें और कुछ नहीं नजर आ रहा। तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो तभी कांस्टेंट आता है जब दोनों सरल भेद में होता है ना। तो लिख सकते हैं कि इसलिए a क्यूब b क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब प्लस c क्यूब a क्यूब जो है वो a b c इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के साथ सरल भेद में होगा। ये हम प्रमाणित कर दिए।